पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, युग्म साधना क्या? आर्यन थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, युग्म साधना का मतलब क्या है? पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, मैंने तुम्हें जो ब्लड लाइन दी थी वो शक्तियों और दूसरी ब्लड लाइन इसको निगल सकती है, लेकिन ये किसी औरत के मिलन के साथ भी उसकी शक्तियों को अवशोषित कर सकती है। तब न केवल ये उसकी शक्तियों को अवशोषित करेगी बल्कि उसके सारे घावों को भी भर देगी। अगर तुम इस लड़की के साथ वो सब करोगे तो यह उसके सारे जख्मों को भर देगा, चाहे कितने ही गहरे और पुराने हों। ये सबसे तेज तरीका है और इस समय एकमात्र तरीका भी। लड़के, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। आर्यन अवाक रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह ऐसा तरीका होगा। उसने टटोलते हुए पूछा, पूर्वज आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे ना? खां खां खां, पूर्वज रुद्रदेव ने खांसते हुए कहा, अब ये तुम पर यकीन करो चाहे मत करो। वैसे भी इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा तुम्हें फायदा ही होगा। इस लड़की की काया कमाल की है। और मन ही मन बोले, ये सब तुम्हारे भले के लिए है, ये लड़की बहुत खास है। लेकिन ये बात उन्होंने अपने तक ही रखी, शायद पूर्वज रुद्रदेव कुछ छिपा रहे थे। फिर उन्होंने आर्यन को उकसाया, मैंने तरीका बता दिया है, उसे बचाना है या नहीं ये तुम पर है। ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ, बिना जरूरत मुझे मत बुलाना। एक बात याद दिला दूं, इस लड़की के पास अब 2 घंटे से भी कम वक्त बचा है। इतना कहकर वो पूरी तरह से आर्यन के शरीर से गायब हो गए। आर्यन ने अपनी बाहों में इनाया को देखा। वाकई पूर्वज रुद्रदेव सही थे, उस लड़की की काया गजब की थी। भले ही वो थोड़ी लड़के जैसी लगती थी क्योंकि उसके बाल छोटे और हाथ पैरों पर टैटू थे, लेकिन उसका सफेद रंग और चेहरे की बनावट ऐसी थी मानो ऊपर वाले ने उसे फुर्सत से गढ़ा हो। खासकर सीने पर उसके 2 उभार जो कवच चटकने के बाद बाहर झांक रहे थे। आर्यन ने जबरदस्ती अपनी लार ली और आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। दूर एक छोटे जंगल को देखकर उसने अपनी मुट्ठियां कसी और मन ही मन सोचा, ठीक है, आयामी रिफ्ट। पलक झपकते ही वो जंगल में पहुंच गया। उसने इनाया को जमीन पर लिटाया और उसकी बेहोशी की हालत को देखते हुए आर्यन ने हरकत की और उसके चेतना में प्रवेश किया। चाहे वो सुन पाए या न सुन पाए, उसने कहा, मुझे माफ करना, मैं ये तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा न करता तो तुम मर जाती। माफ करना। आर्यन कोई संत पुरुष नहीं था, लेकिन वो कोई जघन्य अपराधी भी नहीं था और उसे इस तरह की चीजें आपसी सहमति से करना ज्यादा पसंद था। इससे वो अपनी खूबियों को बेहतर ढंग से दिखा सकता था। गुड़गुड़। आर्यन का कंठ हिला और थूक निकला। वो मन ही मन बुदबुदाया, आखिरकार इस दुनिया में मेरा कौमार्य टूटने जा रहा है। कहाँ से शुरू करूं? अपने पिछले जन्म में भी उसने केवल एक बार ये काम किया था, लेकिन उस समय भी वो होश में नहीं था। तो कहना गलत नहीं होगा कि वो अभी तक कुंवारा ही था। ऐसा नहीं था कि आर्यन का मन नहीं था, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि शुरू कहाँ से करे। हफ बस कौमार्य तोड़ना है ना? मैंने ना जाने कितने ही युद्ध लड़े हैं, ये तो बस छोटी सी बात है। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। उसे सचमुच नहीं पता था कि कैसे करना है। ये बहुत मुश्किल था। वो सोच रहा था कि इससे बेहतर तो वो कुछ किंग बीस्ट से सीधे भिड़ जाए, लेकिन वक्त कम था। अगर वो जल्दी नहीं करता तो इनाया को सचमुच यमराज के पास जाना पड़ता। चलो करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था, इतना धीरे कि अचानक सिस्टम की आवाज गूंज उठी। बधाई हो आर्यन, तुम्हारी लहू सम्राट ब्लड लाइन ने एक नोबल रैंक की ब्लू मून ब्लड लाइन अवशोषित की है। बधाई हो आर्यन, तुम्हारी लहू सम्राट ब्लड लाइन की रैंक बढ़ी है क्योंकि इसने एक नोबल रैंक की ब्लड लाइन को अवशोषित किया है। ये लहू सम्राट से कर्सर ब्लड लाइन बन चुकी हैं। एक शाप की तरह यह अब हर शक्ति को निगल सकती है। आर्यन के शरीर में घनीभूत सेकंडों छोटी छोटी खून की बूंदों ने मिलकर एक गाढ़ी खून की बूंद को जन्म दिया, जो पहले से ज्यादा शुद्ध और शक्तिशाली लग रही थी। क्योंकि इनाया के शरीर में जो ब्लड लाइन थी, न केवल वो डार्क वर्ल्ड की थी बल्कि वहां भी एक उच्च श्रेणी की थी, और आर्यन ने उसे पूरी तरह निगल लिया था। पूर्वज रुद्रदेव हंसे और मन ही मन सोचा, लड़के, यही है तुम्हारी असली ब्लड लाइन। धरती का मंच बहुत छोटा है, मुझे पता है कि तू जल्द ही इससे बाहर कूद जाएगा। डॉक वर्ल्ड तुम्हारा असली मंच है, वो एक ऐसी दुनिया है जहां ब्लड लाइन ही राज करती है। इसलिए शुरुआत से ही मैंने कर्सर ब्लड लाइन बनाने के बारे में सोचा ताकि ये हर किसी को निगल जाए। मेरी सारी उम्मीदें बस तुझ पर ही है। वास्तव में आर्यन को नहीं पता था कि पूर्वज रुद्रदेव ने जो ब्लड लाइन बनाई वो खासतौर पर उसे डॉक वर्ल्ड में तैयार करने के लिए थी। धरती पर कर्सर ब्लड लाइन ज्यादा प्रभावशाली नहीं थी। डॉक वर्ल्ड ही वो मंच था जहां आर्यन का असली प्रदर्शन होने वाला था, जहां कर्सर ब्लड लाइन अपनी पूरी शक्ति दिखा सकती थी। लेकिन इससे पहले इसे लहू सम्राट से कर्सर बनाना जरूरी था, और इसके 2 तरीके थे। पहला 10,000 यूनिक रैंक की ब्लड लाइनर्स को निगलना, दूसरा एक नोबल रैंक ब्लड लाइन को युग्म साधना के जरिए निगलना। ये सबसे तेज और आसान तरीका था। अपनी ब्लड लाइन की रैंक बढ़ने के साथ आर्यन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की शक्ति बढ़ रही थी। उसी समय उसी पल आर्यन के निचले शरीर में उजाड़ शक्ति का विस्फोट हुआ। ओह! इनाया ने एक नाजुक सिसकारी भरी। उसके गाल लाल हो गए, उसका पूरा शरीर कई बार कांप उठा।
उसका शरीर हल्का सा लकवाग्रस्त हो गया, जैसे उसने एक लंबी जंग लड़ी हो। वो बेहद थक गई थी, लेकिन एक बात थी, पहले की तुलना में उसकी सांसें अब शांत हो चुकी थीं। आर्यन ने अपने दिल में चिल्लाकर कहा, पूर्वज बाहर आओ। पूर्वज रुद्रदेव ने हल्के से हंसते हुए कहा, लड़के कैसा लगा? जरूर मजा आया होगा, हा हा हा। छी पूर्वज, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं भले ही जानवर से बदतर हूँ, लेकिन किसी की कमजोर हालत का फायदा नहीं उठा सकता, खासकर जब वो मरने की कगार पर हो। तुमने हद कर दी। आर्यन थोड़ा गुस्से में था। पूर्वज ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, लड़के ऐसा मत बन जैसे तू मासूम हो। ये क्या है? वो बस एक लड़की है। एक मर्द के तौर पर तुझे इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। तू वो शख्स है जो बड़े काम करेगा। ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तुझे बेईमानी सीखनी होगी। जब तू डॉकवर्ल्ड में जाएगा तो समझेगा कि ऐसी चीजें तो छोटी मोटी बातें हैं। अभी तूने महसूस किया कि तेरी ब्लडलाइन की रैंक बढ़ गई है। तुझे ऐसी और ढेर सारी लड़कियों की जरूरत पड़ेगी। पूर्वज रुद्रदेव जैसे उत्तेजित हो गए थे। धरती कुछ भी नहीं है। डॉकवर्ल्ड एक ऐसी दुनिया है जहां कुत्ता कुत्ते को खा जाता है। अगर तूने अपनी ब्लडलाइन का स्तर नहीं बढ़ाया तो तू डॉकवर्ल्ड में टिक नहीं पाएगा, समझा? पूर्वज रुद्रदेव भारी स्वर में बोल रहे थे। वो आर्यन को बढ़ते और ताकतवर होते देख चुके थे। वो नहीं चाहते थे कि आर्यन डॉकवर्ल्ड में जाकर रौंदा जाए या वहां उसका कोई ठिकाना ना रहे। डॉकवर्ल्ड असल में बेहद खतरनाक जगह थी। जरा सी लापरवाही से एक शक्तिशाली योद्धा भी बिना कब्र के मर सकता था। ब्लडलाइन को पहले उन्नत करना जरूरी था। लहू सम्राट ब्लडलाइन डॉकवर्ल्ड में कुछ भी नहीं थी। आर्यन हैरान था। ये पहली बार था जब उसने पूर्वज रुद्रदेव को गुस्से में देखा था। लेकिन आर्यन ने कहा, मेरे अपने सिद्धांत हैं। मैं कोई कुत्ता नहीं हूं कि किसी भी लड़की पर चढ़ जाऊं। पूर्वज, अगर भविष्य में ऐसा कुछ हो तो मुझे पहले बता देना। चाहे कोई भी दुनिया हो, आर्यन अपने सिद्धांत नहीं छोड़ने वाला था। एक इंसान को एक हद और सिद्धांत की जरूरत होती है। औरतों के मामले में भी यही बात थी। आर्यन कोई जानवर या पशु नहीं था कि कोई भी औरत चले। वो एक इंसान था, एक जीवित इंसान। पूर्वज रुद्रदेव ने कहा, सिद्धांत? डॉकवर्ल्ड में कोई सिद्धांत नहीं होते। तुझे पता है डॉकवर्ल्ड को डॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पूरी तरह अराजक है, जैसे शुरुआती अराजकता की दुनिया। वहाँ कोई सिद्धांत नहीं है। अगर तू ताकतवर नहीं है तो तुझे खा लिया जाएगा। लड़के, मुझे पता है कि तुझमें एक खास शक्ति है जो आम योद्धाओं से अलग है, लेकिन तुझे ये समझना होगा कि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ इंसान इंसान को खा जाता है। और देख, उसका चेहरा गुलाबी हो गया है, उसकी सांसें सामान्य हो गई हैं। उसके शरीर का सारा दर्द तूने सोख लिया है। क्या मैंने तुझसे झूठ बोला? इनाया के शरीर की सारी चोटें पूरी तरह गायब हो चुकी थीं। थोड़ी देर में वो जागने वाली थी। इस मामले में पूर्वज रुद्रदेव ने उससे झूठ नहीं बोला था। आर्यन चुप हो गया। पूर्वज रुद्रदेव का लहजा भी नरम पड़ गया। उन्होंने कहा, आर्यन, मुझे पता है कि तू शायद इसे दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहा। आखिरकार ये लड़की तुझे एक दिन से भी कम समय से जानती है। लेकिन तुझे ये समझना होगा कि तेरे पास बहुत कम समय है। 2 साल से भी कम समय में तू अमर महल का सामना कैसे करेगा और इस बर्बर क्षेत्र का सामना कैसे करेगा? ताकतवर बनने के लिए हर तरह का हथियार इस्तेमाल करना होगा। आर्यन ने कहा, मैं ताकतवर बनूंगा, लेकिन इस तरीके से नहीं। पूर्वज, मुझे पता है कि आप मेरा भला चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी राह खुद चुनना चाहता हूँ। आर्यन जानता था कि पूर्वज रुद्रदेव का इरादा उसका भला करना था, लेकिन वो इस तरह की व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकता था। उसे अपनी राह खुद चलनी थी, न कि किसी और की व्यवस्था के अनुसार। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोजबज़ पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मजा आता है। धन्यवाद। जब से आर्यन बर्बर क्षेत्र में आया काल बीस्ट को मार रहा था और विकसित लोगों से मिला, तब से पूर्वज रुद्रदेव बेचैन थे। वो जल्दबाजी में थे। वो चाहते थे कि आर्यन तुरंत एक अजेय योद्धा बन जाए। साथ ही वो जल्द से जल्द डॉकवर्ल्ड लौटना चाहते थे और बदला लेना चाहते थे। पूर्वज रुद्रदेव चुप हो गए और मन ही मन बुदबुदाए, मुझे शांत होना होगा और सोचना होगा। मुझे शांत होना होगा, मुझे शांत होना होगा। आर्यन ने और कुछ नहीं कहा। 10 मिनट बाद इनाया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसका शरीर अचानक हिल उठा और वो पलटकर खड़ी हो गई, मानो उसे कोई चोट ही न लगी हो। लेकिन जैसे ही वो खड़ी हुई, उसके चेहरे पर दर्द की एक लहर दौड़ गई। उसने एक ठंडी सांस ली, क्योंकि उसके निचले हिस्से से तेज दर्द उठ रहा था, जैसे कोई घाव फट रहा हो। इनाया कुंवारी थी। यह उसका पहला अनुभव था और जैसा कि हर लड़की के साथ होता है, ये थोड़ा दर्दनाक था। उसने दर्द भरी सिसकारी भरी और हल्के से महसूस किया कि उसका निचला हिस्सा सूजा हुआ था और असहनीय दर्द कर रहा था। उसकी आंखें उठी और उसकी नजरें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। आर्यन ने उसके गुस्से को महसूस करते हुए सफाई देने की कोशिश की, ये मैंने। उसकी बात पूरी होने से पहले ही इनाया ने उसे बीच में टोक दिया।
इस बात को यही भूल जाओ। उसकी आवाज में गुस्सा था लेकिन कहीं ना कहीं एक टूटन भी छिपी थी। हाँ, आर्यन चौंक गया और बुदबुदाया, इतनी उदार। तभी इनाया की लंबी तलवार हिली और सीधे आर्यन के गले पर आ टिकी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने कहा ना, इसे यही भूल जाओ। इनाया का गुस्सा इसलिए था क्योंकि वो उन लम्हों को याद नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि यह सब एक बुरा सपना बनकर रह जाए। वो ये बात कह सकती थी लेकिन आर्यन को इसका जिक्र करने का कोई हक नहीं था। आखिरकार यह एक लड़की का कौमार्या था, उसकी सबसे कीमती चीज। इनाया ने तलवार हटाई और पलटकर जाने के लिए मुड़ गई। उसकी टांगें कांप रही थीं। दर्द इतना था कि वो मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी और चलना तो और भी मुश्किल था। आर्यन को थोड़ा आत्मग्लानि हुई। ये सब उसकी गलती थी। उसे अनुभव की कमी थी। अभी कुछ देर पहले वो किसी हिंसक जानवर से कम नहीं था। उसने नर्म स्वर में कहा, मैंने सुना है कि लड़कियों का पहला अनुभव बहुत दर्दनाक होता है। तुम्हें आराम करना चाहिए। तू अभी भी बोल रहा है। इनाया ने उसे घूरा। उसका गुस्सा इस कदर था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे वो आर्यन को वहीं मार डालना चाहती हो। आर्यन ने कहा, मैं बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ। थोड़ा सा आराम कर लो फिर चलना। इनाया ने उसकी बात अनसुनी की। दर्द को दबाते हुए वो जंगल से बाहर निकलने लगी, लेकिन हर कदम के साथ दर्द बढ़ता जा रहा था। पता नहीं आर्यन ने ज्यादा जोर लगाया था या कोई और कारण था। उसके निचले हिस्से से खून की एक हल्की धार बह निकली। ये देखकर आर्यन ने तुरंत उसे रोका। उसकी आवाज में अब आदेश का पुट था। तुम्हें अभी आराम करना होगा। तुझे क्या? इनाया ने तीखे स्वर में जवाब दिया। लेकिन आर्यन को अब उसकी जिद और बर्दाश्त नहीं हुई। उसने इनाया को अपनी बाहों में उठा लिया और दबंग अंदाज में कहा, अब से तुम मेरी हो। मैं तुम्हारी परवाह क्यों नहीं कर सकता? इनाया ने पूरी ताकत से छटपटाने की कोशिश की। उसकी दोनों मुट्ठियां आर्यन के सीने पर जोर जोर से पड़ रही थीं। मुझे छोड़, मुझे छोड़, वो चीख रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थीं। लेकिन आर्यन ने उसे और कसकर पकड़ लिया। उसका सीना इनाया के मुखों से दुख रहा था लेकिन उसने उसे नहीं छोड़ा। वो उसे तब तक पकड़े रहा जब तक इनाया ने विरोध करना बंद नहीं कर दिया। आखिरकार इनाया टूट गई। वो और बर्दाश्त नहीं कर पाए और फूट फूट कर रोने लगी। आर्यन का दिल हल्का हुआ। उसने मन ही मन सोचा, अब शायद सब ठीक हो जाएगा। चाहे कोई लड़की कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो आखिरकार एक लड़की ही होती है। इनाया ने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी थी और फिर भी वो मजबूत बनने का नाटक कर रही थी। लेकिन वो कब तक ऐसा कर सकती थी? इनाया फूट फूट कर रो रही थी। उसने अपनी आंख के कोने से आर्यन का चेहरा देखा। अचानक उसने आर्यन के गाल पर दांत गड़ा दिए, अपनी रुलाई को दबाने की कोशिश करते हुए। आर्यन ने ठंडी सांस ली। उसने ना तो उसे छोड़ा, ना दर्द में चिल्लाया और ना ही उसकी भौहें सिकुड़ी। उसने इनाया को उसे काटने दिया। उसके आंसुओं को देखकर और अभी जिस तरह वो चल रही थी उसे याद करके आर्यन का दिल दुखने लगा। चाहे कुछ भी हो, इनाया उसकी पहली थी। चाहे जो भी हुआ हो, आर्यन को अपने किए की जिम्मेदारी लेनी थी। उसके गाल का एक टुकड़ा लगभग कटने वाला था पर आर्यन ने दर्द का कोई भाव नहीं दिखाया। आखिरकार इनाया को भी हैरानी हुई। उसने ढील दी और रोना बंद कर दिया। धीरे से पूछा, दर्द नहीं हो रहा? आउच, हो रहा है, लेकिन तेरे काटने में भी एक तरह की कशिश है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसके शांत चेहरे को देख पूछा, अभी भी गुस्सा हो? इनाया ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में अभी भी उस लड़के के प्रति प्रतिरोध था जिसे वो एक दिन से भी कम समय से जानती थी। वो बोली, मुझे नीचे उतार सकते हो, मैं आराम करूंगी। आर्यन ने उसे धीरे से नीचे उतारा। इनाया एक बड़े पेड़ के सहारे बैठ गई। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। उसने आंखें बंद की और आराम करने लगी। आर्यन ने कहा, तुम यहीं आराम करो, तब तक मैं कुछ खाने का जुगाड़ करता हूँ। इतना कहकर वो जंगल में अंदर चला गया। आर्यन के जाने के बाद इनाया ने आंखें खोली और उस दिशा में देखा जिधर वो गया था। उसकी नजरें जटिल थीं, जैसे उसके मन में कोई तूफान चल रहा हो। वो जानती थी कि अगर आर्यन न होता तो तीसरा एल्डर उसे बहुत पहले ही मार चुका होता। बेहोशी में जो कुछ हुआ उसे वो स्पष्ट रूप से याद था। उसने आर्यन द्वारा उसकी चेतना में कही गई बातें भी सुनी थीं, लेकिन वो इसे तुरंत स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसने होंठ काटे, मुट्ठियां कसी और खड़ी होने की कोशिश की, लेकिन दर्द ने उसे फिर से बैठने पर मजबूर कर दिया। सीरान भाग गया था। अगर वो वापस हजम शहर लौटा तो निश्चित रूप से कहेगा कि इनाया ने तीसरे एल्डर के साथ विश्वासघात किया है। इसका मतलब था कि वह हजम शहर कभी नहीं लौट पाएगी। एक लीडर के रूप में वो अपनी टीम की रक्षा नहीं कर पाई थी। इस जिम्मेदारी से बचना असंभव था। कुल एल्डर उसे कठोर सजा देंगे। चाहे कुछ भी हो, मुझे हजम शहर वापस जाना होगा, इनाया ने मन ही मन कहा। तीसरा एल्डर अकेला नहीं है, उसके पीछे जरूर कोई और है। इनाया ने मन बना लिया। हालांकि हजम शहर खतरे से भरा था, लेकिन उसे वापस जाना ही होगा। उसके पास वहां अभी भी कुछ जरूरी काम थे। आर्यन ने जंगल में जाते समय इनाया को अकेला नहीं छोड़ा था। उसने अपने रूहानी योद्धाओं को उसकी रक्षा के लिए तैनात कर दिया था। और ये जानकर कि इनाया भागी नहीं, उसका दिल थोड़ा हल्का हुआ।
आधे घंटे बाद आर्यन जंगल से लौटा, अपने साथ एक साफ किया हुआ जंगली बारहसिंगा और कुछ औषधीय जड़ी बूटियां लाया। उसने आग जलाई और मांस भूनना शुरू किया। जल्द ही भुने मांस की सुगंध हवा में फैल गई। उसने मांस पर नमक और मसाले छिड़के जिससे सुगंध और तीखी हो गई। आर्यन ने मांस का एक टुकड़ा तोड़ा और इनाया को दिया, इसे चखो। अमृतद्वीप में प्रवेश करने के बाद आर्यन ने शायद ही कभी मांस भुना था। मसालों से चमकते और सुगंधित भुने मांस को देखकर इनाया ने मना करना चाहा, पर उसके पेट की गुर्राहट ने उसे धोखा दे दिया। उसने मांस लिया और हल्के से चखा। स्वाद इतना लाजवाब था कि वो रुक नहीं पाए और भुक्खड़ों की तरह खाने लगी। वो इतना खा गई कि उसका मुंह मसालों से चिपचिपा हो गया, जैसे वो एक छोटी बिल्ली हो। धीरे खा। आर्यन हल्के से हंसा। ये बहुत गर्म है, जल मत जाना। इनाया ने परवाह नहीं की, वो बस खाती रही। इस बीच आर्यन ने नील ड्रैगन फनस निकाला और एक हीलिंग पिल बनाई। उसने कहा, ये पिल तुम्हारे घावों को ठीक करने में मदद करेगी। इनाया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब पहले वाली ठंडक नहीं थी। उसने पिल ली और बोली, ये मत सोचना कि एक बार मांस खिलाने से मैं पिघल जाऊंगी। कम से कम मुझे 3 बार चाहिए। नहीं, 10 बार। मुझे 10 बार चाहिए। जिंदगी भर भी चलेगा, आर्यन ने हल्के से कहा। इनाया का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। आर्यन के इस एक वाक्य ने उसके दिल में उथल पुथल मचा दी थी, लेकिन उसने तुरंत ही इस भावना को अपने दिल में दबा लिया और बाहर नहीं दिखाया, क्योंकि वो अब जानती थी आर्यन कौन था। वो था जिसके पीछे न केवल अमर महल था, बल्कि बर्बर क्षेत्र के सभी विकसित लोग भी थे। जैसे ही आर्यन ड्रैगन क्षेत्र खोलेगा वो मारा जाएगा। ये सोचकर इनाया की आंखें आंसुओं से भर आईं। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, इतनी भावुक क्यों हो रही हो? ये तो बस भुना मांस है। तू जितना चाहे मैं उतना भून दूंगा। इनाया ने कुछ नहीं कहा और मुंह फेर लिया। दोनों के बीच कुछ देर चुप्पी छाई रही। आखिर में आर्यन ने कहा, तू मेरा नाम जानती है तो पक्का मेरी पहचान भी जानती होगी। मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि दक्षिण तरंग महाद्वीप में क्या हुआ और इस बर्बर क्षेत्र में क्या चल रहा है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? आर्यन की आवाज में ईमानदारी थी। उसका इनाया को बचाने का कारण यही था, सच जानना। इनाया ने एक गहरी सांस ली और आर्यन की ओर देखा। तुम्हारे जाने के बाद दक्षिण तरंग महाद्वीप पर बर्बर क्षेत्र ने कब्जा कर लिया। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे साथी सब उनकी कैद में है, लेकिन वो अभी जिंदा हैं। और रही बात बर्बर क्षेत्र की, तुम बर्बर क्षेत्र के सर्वोच्च खजाने टेलीपोर्टेशन द्वार के बारे में तो जानते ही होगे। उसे डॉक वर्ल्ड के एक शक्तिशाली योद्धा ने खोल दिया था और फिर ये सब कुछ शुरू हुआ। हम जिन्हें विकसित लोग कहा जाता है उस योद्धा के गुलाम हैं। नहीं, गुलाम भी नहीं, हम उससे भी नीचे हैं। इनाया ने कुछ नहीं छिपाया। उसे जो कुछ भी पता था वो सब आर्यन को बता दिया। आर्यन का दिल धक से रह गया। डॉक वर्ल्ड का एक योद्धा। उसकी आवाज में आश्चर्य और गुस्सा था। मैं तो अमर महल को भी नहीं संभाल पा रहा और अब ये डॉक वर्ल्ड का एक योद्धा। आखिर ड्रैगन क्षेत्र में ऐसा कौन सा खजाना छिपा है जिसे डॉक वर्ल्ड के योद्धा भी हासिल करना चाहते हैं? आर्यन के मन में गुस्सा उबल रहा था। अमर महल पहले ही उसे दबाने की कोशिश कर रहा था और अब एक और शक्तिशाली दुश्मन सामने आया था। इनाया ने उसे देखा और कहा, आर्यन, तुम डार्क वर्ल्ड के उस योद्धा का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तुमने ड्रैगन क्षेत्र खोला तो ना सिर्फ तुम बल्कि दक्षिण तरंग महाद्वीप और अमृतद्वीप में तुम्हारे सभी रिश्तेदार और साथी मारे जाएंगे। वो योद्धा अमर महल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तुम्हें ड्रैगन क्षेत्र नहीं खोलना चाहिए। ये तुम्हारा एकमात्र रास्ता है जिंदा रहने का। अगर आर्यन ड्रैगन क्षेत्र नहीं खोलेगा तो वो जिंदा रहेगा, उसके साथी और रिश्तेदार जिंदा रहेंगे, क्योंकि आर्यन ही एकमात्र व्यक्ति था जो ड्रैगन क्षेत्र खोल सकता था। अगर वो मर गया तो इस दुनिया में कोई और इसे नहीं खोल सकता। लेकिन इनाया को ये नहीं पता था, ना ही ज्यादातर लोगों को, कि ड्रैगन आपदा में अब सिर्फ 2 साल बाकी थे। यदि ड्रैगन क्षेत्र नहीं खोला गया और आर्यन ने ड्रैगनों की शक्ति नहीं पाई तो धरती पर कोई उस आपदा का सामना नहीं कर सकेगा। ड्रैगन क्षेत्र ना खोलने का मतलब था ड्रैगन आपदा में मर जाना, और ड्रैगन क्षेत्र खोलने का मतलब था अमर महल और डॉक वर्ल्ड के योद्धाओं द्वारा मारा जाना। ना कोई स्वर्ग का रास्ता, ना नरक का द्वार। यह एक मृत्यु पथ था। आर्यन ने भौहें चढ़ाईं और हल्के से मुस्कुराया। सब ड्रैगन क्षेत्र का खजाना चाहते हैं, है ना? ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ड्रैगन क्षेत्र में ऐसा क्या छिपा है। चाहे वो अमर महल के योद्धा हों या डॉक वर्ल्ड के, अगर वो ड्रैगन क्षेत्र का खजाना चाहते थे तो इसका मतलब था कि वो खजाना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। अगर मैं उस खजाने को हासिल कर लूँ, आर्यन ने मन ही मन सोचा, इस दुनिया में कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। मैं आर्यन इस दुनिया में देवताओं और राक्षसों को मारने आया हूँ। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसका अंत कर दूंगा। उसकी मुट्ठियां कस गईं और उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। इनाया ने उसे देखा। उसे ये लड़का कुछ अलग, कुछ खास लगा। अगली सुबह इनाया का दर्द अब लगभग कम हो चुका था। उसने अपने सफेद भेड़िए को बुलाया और उस पर बैठ गई। तभी आर्यन भी छलांग लगाकर उसके पीछे आ बैठा। इनाया चौंक गई। जल्दी उतर कुरु, गुस्सा हो जाएगा, वो तुझे फेंक देगा। लेकिन भेड़िए ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया।
वो शांत रहा। इनाया हैरान थी, ऐसा कैसे हो सकता है? आर्यन ने हंसकर कहा, शायद मेरी सुंदरता का जादू है। आर्यन ने इनाया को बचाया था, उसके भेड़िए के लिए ये आभार का भाव था। साथ ही आर्यन की आभा में ड्रैगन की शक्ति थी जो किसी भी बीस्ट के लिए सुप्रीम थी। आर्यन ने इनाया की कमर पकड़ी और उसके कान में फुसफुसाया, चलो। इनाया का शरीर हल्का सा कांप गया। वो अब आर्यन के प्रति उतना प्रतिरोध नहीं कर रही थी। कहीं न कहीं उसे उसकी निकटता अच्छी लग रही थी, लेकिन उसने गंभीर स्वर में कहा, मुझे हजम शहर वापस जाना है। तू मेरे साथ नहीं जा सकता, वहां तुम्हारे लिए बहुत खतरा है। तुम्हें जल्दी से जल्दी बर्बर क्षेत्र से निकल जाना चाहिए। बर्बर क्षेत्र के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो तुझे ढूंढ रहे होंगे। अगर सीरान हजम शहर पहुंच गया तो आर्यन के बर्बर क्षेत्र में होने की बात उजागर हो जाएगी और तब अंबर कुल का कुलपति अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को आर्यन को पकड़ने भेजेगा। आर्यन ने कहा, ठीक है, मैं हजम शहर नहीं जाऊंगा, पर फिर तू भी नहीं जाएगी। मैं तुझे मरने नहीं दे सकता। इनाया का दिल पिघला, मुझे कुछ नहीं होगा, अब ज्यादा मत बोलो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। कुरु हजम शहर चलो, आर्यन ने दृढ़ स्वर में कहा। इनाया ने कुरु को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुरु ने आर्यन की बात मानी और हजम शहर की ओर दौड़ पड़ा। ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, इनाया ने चेतावनी दी। खतरनाक तो है, आर्यन ने हल्के से मुस्कुराया, पर मैं अपनी जान को खतरे में नहीं छोड़ सकता। मैं तेरी कोई जानवान नहीं हूँ, इनाया ने तीखे स्वर में कहा। क्या कहा? आर्यन ने उसकी कमर को और कस लिया और हंसते हुए कहा, फिर से बोल। इनाया की सांसें तेज हो गईं। ठीक है, मैं तेरी जान हूँ। हाँ, ऐसे ही, आर्यन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। वैसे क्या तुम्हारा वो सब दोबारा करने का मन है? इनाया के गाल लाल हो गए। उसने जवाब नहीं दिया। एक बार शारीरिक संबंध बनने के बाद अगर कोई नफरत ना करे तो प्यार जल्दी पनप जाता है, और ये एक लड़की का दिल जीतने का सबसे तेज तरीका था। दूर क्षितिज पर पीली रेत उड़ रही थी। सूर्यास्त का लाल रंग रेगिस्तान को रक्तरंजित कर रहा था। हजम शहर बर्बर क्षेत्र का सबसे खतरनाक स्थान था। रास्ते में इनाया आर्यन की बाहों में थी और आर्यन कुरु पर सवार था जैसे कोई दिव्य जोड़ा। वैसे तूने मुझे ये नहीं बताया, आर्यन ने अचानक पूछा। तुम लोगों को क्यों पकड़ रही थी? इनाया ने कहा, ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता, बस इतना पता है कि कुछ वक्त पहले दक्षिण तरंग महाद्वीप के 4 योद्धाओं को टेलीपोर्टेशन द्वार में भेजा गया था। वो अब बेहद खतरनाक होकर लौटे हैं। डार्क वर्ल्ड के उस योद्धा को उनमें बहुत दिलचस्पी है। वो उन्हें वापस दक्षिणी क्षेत्र ले जाकर कुछ करना चाहता है। क्या वो मुझे नहीं पता। वो 4 योद्धा अब हमारे अंबर कुल में हैं, और हमारे कुलपति नहीं चाहते कि उन्हें भेजने में कोई भी गड़बड़ हो। इसलिए हमें शक्तिशाली लोगों की जरूरत थी ताकि उन्हें गुलाम बनाकर उन 4 योद्धाओं को दक्षिण तरंग महाद्वीप सुरक्षित भेज सके। इनाया की बात सुनकर आर्यन का दिमाग गूंज उठा जैसे कोई बम फट गया हो, क्योंकि उसका दिल कह रहा था कि कहीं ना कहीं वो 4 योद्धा उसके 4 वार गॉड्स हातिम, अरहत, मीनराज और वीरन थे। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और जोर से चिल्लाया, कुरु तेजी से चलो। 4 साल से ज्यादा हो गए थे आर्यन को अपने इन 4 वार गॉड्स से मिले, लेकिन अब ये सुनकर कि उन्हें पकड़ लिया गया, डॉक वर्ल्ड में ले जाकर विकसित किया गया, उसका दिल जैसे खून के आंसू रो रहा था। वो अब क्या बन चुके होंगे? जो भी मेरे साथियों को छुएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा, आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा। कुरु ने एक जोरदार दहाड़ मारी और अपनी रफ्तार बढ़ा दी। हजम शहर अंबर कुल के कुलपति के भव्य महल में एक शानदार आंगन था जहां मंडप, पत्थरों की संरचनाएं और बहता पानी इसे और भी आकर्षक बनाता था। सीरान की आंखों में अभी भी डर की झलक थी। एक पूरा दिन बीत चुका था लेकिन वो उस डर से उबर नहीं पाया था। उसने कहा, पिताजी, हम इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। शत्रुघ्न अंबर कुल का कुलपति और बर्बर क्षेत्र का एक शीर्ष योद्धा ने अपनी भौहें सिकुड़ी। यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा, लेकिन अभी सबसे जरूरी आर्यन को पकड़ना है। तीसरे एल्डर का विश्वासघात जरूरी था, पर शत्रुघ्न को इस बारे में पहले से पता था। तीसरे एल्डर के पीछे कोई और था और उसकी शक्ति इतनी नहीं थी कि वो उसका मुकाबला कर सके। लेकिन सबसे जरूरी था आर्यन को पकड़ना। आर्यन को काबू करके ही वो हालात पर काबू पा सकता था, वरना भले ही उसने सिंह परिवार को काबू कर लिया हो, सब बेकार होगा। इस दुनिया में लोगों को अपने काबू में करने के ढेर सारे तरीके थे, लेकिन सबसे तेज और असरदार आत्मा जहर गोली देना था। एक बार इसे देने के बाद यहाँ तक कि डार्क वर्ल्ड के योद्धा भी तुम्हारे आगे कुत्ते की तरह पूंछ हिलाएंगे। शत्रुघ्न ने पूछा, इनाया का क्या हुआ? सीरान ने कहा, पिताजी, अगर वो मरी नहीं है तो उसने पक्का तीसरे एल्डर की गुलामी स्वीकार कर ली होगी। कोई भी आत्मा जहर गोली के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो तो बिल्कुल नहीं। उसी समय कुलपति एक काले लबादे में योद्धा आंगन में दाखिल हुआ। ये शत्रुघ्न का सबसे कुलीन और वफादार योद्धा था। बोलो, शत्रुघ्न ने कहा। योद्धा ने जवाब दिया, तीसरा एल्डर मारा गया और वो लड़का आर्यन गायब है। उसका कोई अता पता नहीं है। ग्रेट एल्डर ने भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। क्या? सीरान चौंक गया। तीसरा एल्डर मारा गया? ये कैसे संभव है? विकसित होने के बाद उसकी शक्ति एक अनंतवीर के बराबर की थी। उसे कौन मार सकता है? सीरान हैरान था। आर्यन? नहीं, असंभव।
उसकी शक्ति सॉल डिस्क से सील थी, वो तीसरे एल्डर को नहीं मार सकता। शत्रुघ्न की भौहें और सिकुड़ गईं, लेकिन ये उसके लिए अच्छी खबर थी। तीसरा एल्डर मारा गया था और आर्यन अभी तक पकड़ा नहीं गया था। इसका मतलब था कि उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसने तुरंत आदेश दिया, सारे शैडो योद्धाओं को आर्यन की खोज में लगा दो, वो बचकर जाना नहीं चाहिए और ग्रेट एल्डर की हर हरकत पर नजर रखो, कुछ भी हो मुझे तुरंत बताओ। ठीक है। योद्धा पीछे हट गया। शत्रुघ्न ने उत्साह से हंसते हुए कहा, शायद ड्रैगन क्षेत्र पहले ही खुल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वो महान योद्धा मुझे और भी बड़ा इनाम देंगे। सीरान ने कहा, पिताजी आर्यन के चारों साथी अभी भी हमारे पास है, हम उनका इस्तेमाल करके आर्यन को यहाँ खींच सकते हैं। वो अपने साथियों के लिए जरूर आएगा। हाँ, अच्छा ख्याल है। शत्रुघ्न ने सीरान की ओर देखा, उसकी आंखों में प्रशंसा थी। ये काम तुम संभालो। सीरान ने उत्साह से कहा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। हजम शहर के एक गुप्त कोने में यहाँ अंबरकुल का कैदखाना था। इसे शहर का सबसे सुरक्षित और भारी सुरक्षा वाला स्थान कह सकते हैं। यहाँ सुरक्षा शहर के शाही महल से भी ज्यादा थी। एक कोठरी के भीतरी एक पिंजरे में 4 लोग कैद थे, जिनकी आंखें बेजान थीं, जैसे जीवित लाशें चुपचाप कोने में पड़ी हों। अंधेरे में उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनमें से हर एक से गहरी और शक्तिशाली आभा निकल रही थी। विकसित लोगों की आभा के अलावा उनके शरीर से एक विशेष शक्ति की आभा भी थी, जो पूरी तरह से उत्तेजित हो चुकी थी। अचानक कालकोठरी का दरवाजा खुला और एक रोशनी की किरण अंदर आई। रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी। हातिम की आंखों में गुस्सा था, उसकी पीठ पर अब भी वही विशाल ताबूत था, जिसमें से समय समय पर धातु की टकराहट की आवाज आ रही थी। वीरन की आंखें भूतिया हरी रोशनी से चमक रही थीं। मीनराज के शरीर पर 3 तरंगें हल्के से हिल रही थीं। अरहत के शरीर का डेविल और भी भयानक हो गया था। उसकी बुद्ध शक्ति से डेविल लपटें निकल रही थी, मानो बुद्धा पर डेविल हावी हो गया हो। 2 पंक्तियों में खड़े काले कवच वाले योद्धाओं ने रास्ता बनाया। सीरान धीरे धीरे कालकोठरी में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक खास रेलिक था, एक घंटी। सीरान के चेहरे पर एक आत्ममुग्ध मुस्कान थी। उसने कहा, पिंजरे का दरवाजा खोलो। एक योद्धा चौंका। यंग मास्टर, इन चारों की शक्ति बहुत विशेष है। उनका दिमाग पूरी तरह से काबू नहीं हुआ है। अगर हमने दरवाजा खोला तो मुझे डर है कि वे आपको चोट पहुंचा सकते हैं। सीरान ने योद्धा के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ा। तुझे पता है कि मैं यंग मास्टर हूं, फिर भी मेरे साथ वक्त बर्बाद कर रहा है। मैंने कहा, खोल तो खोल। एक और बकवास की तो तुझे मार डालूंगा। योद्धा ने आज्ञा का पालन किया और सावधानी से पिंजरे का दरवाजा खोला। चारों में से कोई नहीं हिला। सीरान पिंजरे के सामने पहुंचा, उसकी मुस्कान और ठंडी हो गई। चारों कुत्ते बाहर निकलो, टहलने का वक्त है। चारों अभी भी नहीं हिले। सीरान ने फिर कहा, बाहर नहीं आ रहे? क्या अपने मालिक आर्यन को नहीं देखना चाहते? आर्यन नाम सुनते ही चारों के दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। हातिम का विशाल शरीर सबसे पहले हिला। वो पिंजरे के दरवाजे से नहीं गुजरा, बल्कि उसने जांघ जितने मोटे पिंजरे की खास सलाखों को तोड़ दिया। उसके लिए ये सलाखें जैसे साबुन के बुलबुले थे। एक कदम में उसने सीरान का गला पकड़ लिया। उसकी बांह की नसें उभर आईं और शारीरिक शक्ति की लहरें हवा को चीर रही थीं। उसने सीरान को एक छोटे से चूजे की तरह हवा में उठा लिया। तुरंत काले कवच वाले योद्धा हरकत में आए। 16 भाले हातिम के गले की ओर तने एक घेरा बनाते हुए, लेकिन हातिम ने उनकी ओर देखा भी नहीं। उसकी आंखें सीरान पर टिकी थी, गुस्से से भरी हुई, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। जितना वह सोचता उतना ही उसके सिर में दर्द होता। सीरान ने ठंडी हंसी हंसी और अपनी घंटी हिलाई। डिंग लिंग लिंग। हातिम के चेहरे पर असहनीय दर्द का भाव उभरा। बाकी तीनों की भी यही हालत थी। उनके सिर में जैसे कोई कीड़ा घुस गया हो, जो उनके दिमाग को चबा रहा था। कुत्ते! सीरान चिल्लाया। छोड़! घंटी फिर हिली और हातिम का दर्द इतना बढ़ गया कि वो मरने की कगार पर था। उसकी शक्ति तेजी से कमजोर पड़ने लगी। वो अपने सिर को पकड़कर जमीन पर लौटने लगा। चारों की एक जैसी हालत थी। सीरान ने विजयी हंसी हंसी, आर्यन देख, तेरे साथी अब कुत्ते की तरह कुलाब्ती खा रहे हैं, हा। हजम शहर की विशाल दीवारों के सामने खड़े होकर इनाया ने आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन साथ ही एक गहरा विश्वास भी। याद रख, हजम शहर में प्रवेश करने के बाद तुझे मेरी बात माननी होगी, उसने धीरे से कहा। रास्ते में इनाया के दिल में आर्यन ने एक खास जगह बना ली थी। वो खुद को रोक नहीं पाई थी। वो इस लड़के से प्यार करने लगी थी, शायद इसलिए क्योंकि वो उसका पहला था। आर्यन ने सिर हिलाया और हल्के से मुस्कुराया। चिंता मत कर, भूत भी मुझे नहीं पहचान पाएंगे। उसने अपनी छवि बदलने की तकनीक का इस्तेमाल किया था। अब वो पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति दिख रहा था। उसका चेहरा, उसकी चाल, यहाँ तक कि उसकी आंखों की चमक भी बदल चुकी थी। कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। लेकिन इनाया अभी भी चिंतित थी। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और कहा, सावधान रहना, ये शहर उतना साधारण नहीं जितना दिखता है। दोनों ने शहर के विशाल द्वार की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही शहर के पहरेदारों ने इनाया को देखा, वो तुरंत झुककर सम्मान प्रकट करने लगे।
लेकिन उनकी आंखों में एक हल्का संदेह था। इनाया ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन आर्यन ने देख लिया। वो मन ही मन सोचने लगा, लगता है सीरान बच निकला है। कुछ ही मिनट बाद एक काले कवच वाला योद्धा शत्रुघ्न के महल में पहुंचा और उसे सूचना दी, कुलपति इनाया वापस आ गई है। शत्रुघ्न थोड़ा चौंका। तीसरे एल्डर की मृत्यु के बाद उसे इनाया की चिंता नहीं थी। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उसके साथ और कौन है? योद्धा ने जवाब दिया, एक अजनबी बूढ़ा। शत्रुघ्न ने बुदबुदाया, एक अजनबी बूढ़ा? क्या ये वही है जिसने उसे बचाया? उसने एक पल सोचा, फिर कहा, सीरान को इसकी सूचना दो। अगर यह आर्यन नहीं था तो उसे इसकी परवाह नहीं थी। जी। योद्धा पीछे हट गया। इनाया ने शहर में प्रवेश किया और बिना रुके सीधे अंबर महल की ओर बढ़ी। वो अपने घर भी नहीं गई। उसका मकसद था शत्रुघ्न को तीसरे एल्डर के विश्वासघात की सूचना देना। कालकोठरी में जब सीरान को इनाया के शहर में लौटने की खबर मिली, उसकी आंखें कुटिल हो गईं। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ये तो मजेदार हो गया। एक अजनबी बूढ़ा? हा हा हा। उसने अपने हाथ में पकड़ी घंटी को हिलाया और आदेश दिया, तुम चारों सुनो। मीनराज, वीरन, हातिम और अरहत तुरंत खड़े हो गए। उनकी आंखें एक मोटी सफेद रोशनी से ढक गई थी, जैसे वे किसी सम्मोहन में हों। घंटी की आवाज ने उन्हें तुरंत नियंत्रित कर लिया था। सीरान ने कहा, मेरे साथ अंबर महल चलो। चारों ने बिना किसी हिचक के उसका अनुसरण किया। जैसे ही आर्यन और इनाया शहर में दाखिल हुए, पूर्वज रुद्रदेव की आवाज आर्यन के दिमाग में गूंजी। लड़के हजम शहर के सारे सैनिक विकसित लोग हैं, ज्यादातर तीसरी पीढ़ी के और कुछ दूसरी पीढ़ी के। रुद्रदेव का स्वर हैरानी से भरा था। किस डॉकवर्ल्ड के योद्धा ने इतनी मेहनत से बर्बर क्षेत्र में इतनी शक्तिशाली सेना बनाई? आर्यन की आंखों में एक सुनहरी चमक थी। वो बुदबुदाया, इन विकसित लोगों से बहुत एक्सपी मिलेगी अगर मैं इन्हें खत्म कर सकूं तो। वो अभी पहले लेवल का स्वर्गवीर था। 2 साल में एक ब्रह्मवीर बनना लगभग असंभव था। उसे एक लेवल बढ़ाने के लिए अब लगभग 2 अरब एक्सपी पॉइंट्स की जरूरत थी। आर्यन ने इनाया से धीरे से पूछा, यहाँ कितने विकसित लोग हैं? इनाया ने जवाब दिया, पिछले कुछ सालों में बर्बर क्षेत्र बदल गया है। लगभग हर दिन टेलीपोर्टेशन द्वार से नए विकसित लोग निकलते हैं। मुझे नहीं पता कितने हैं। हजम शहर में इस तरह के सवाल कम ही पूछे जाते हैं। उसने आगे की ओर इशारा किया। अंबर महल सामने है, मैं पहले अंदर जाऊंगी, तू बाहर इंतजार कर। आर्यन ने कहा, खुद का ख्याल रखना। इनाया का दिल गर्म हो गया। उसने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वो ज्यादा चिंतित नहीं थी। हजम शहर में उसका रुतबा बहुत ऊंचा था और वो शत्रुघ्न की सबसे भरोसेमंद सेनापति थी। उसे यकीन था कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा। आर्यन महल के सामने वाली चाय की दुकान पर बैठ गया। उसने एक कप चाय मंगाई और धीरे धीरे पीने लगा। उसका दिमाग लगातार योजनाएं बना रहा था। वो पूर्वज रुद्रदेव की खबर का इंतजार कर रहा था। शहर में प्रवेश करने के बाद आर्यन ने पूर्वज रुद्रदेव को हातिम और बाकी वॉर गॉड्स की स्थिति का पता लगाने के लिए कहा था। उसे यकीन था कि उसके साथी हजम शहर में ही थे। इनाया की सुरक्षा के लिए उसने 500 रूहानी योद्धा तैनात किए थे। अगर कुछ गलत हुआ तो वह सुरक्षित बच निकल सकती थी। इनाया अब उसकी लड़की थी और वो उसे किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था। बाकी 500 रूहानी योद्धाओं को उसने शहर के हर कोने में फैला दिया था ताकि जल्दी से जानकारी इकट्ठा हो सके। रूहानी योद्धाओं की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी अदृश्यता। वो बिना निशान छोड़े मार सकते थे और उन जगहों पर जा सकते थे जहां आर्यन नहीं पहुंच सकता था। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद आर्यन ने अपनी चाय पी और धैर्य से इंतजार किया। अंबर महल में, कुलपति, मैं वापस आ गई हूँ, इनाया ने उत्साह से कहा। यह उसका घर था। शत्रुघ्न ने उसे पाला पोसा था और उसके लिए वो आधा पिता जैसा था। शत्रुघ्न ने खुशी का नाटक किया। इनाया, तुम लौट आए। मैंने कई दिनों तक तुम्हें ढूंढने के लिए लोग भेजे थे। बताओ क्या हुआ? क्या तीसरे एल्डर ने तुम्हें कुछ किया? सीरान ने मुझे सब बता दिया है। इनाया ने कहा, कुलपति, तीसरे एल्डर एक योद्धा द्वारा मारे गए और उसी के कारण मैं बच निकली। मैं आपको चेतावनी देने आई हूँ। तीसरे एल्डर की गुप्त ताकतों से सावधान रहें। और एक और बात है। शत्रुघ्न ने कहा, बोलो। इनाया ने कहा, मुझे लगता है कि तीसरे एल्डर के पीछे कोई और है, वरना उसकी निजी शक्ति के साथ वो आपका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। शत्रुघ्न ने गहरी सोच का नाटक किया। इनाया, ऐसी बातें बिना सबूत के नहीं कहनी चाहिए। जी। इनाया ने तुरंत सिर झुकाया। ये सिर्फ मेरी सोच थी। वो पिछले कुछ दिनों से इस बारे में सोच रही थी। तीसरे एल्डर का व्यक्तित्व ऐसा नहीं था कि वो खुले तौर पर शत्रुघ्न का विरोध करे। तभी शत्रुघ्न ने पूछा, इनाया, मैंने सुना है कि तुमने इस बार आर्यन को पकड़ा था। वो अब कहाँ है? डार्क वर्ल्ड के उस महान योद्धा को वो चाहिए। उसे पकड़कर हम पहल कर सकते हैं। तुम्हें पता है वो कहाँ है? शत्रुघ्न को इनाया से जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो बस टोह ले रहा था। लेकिन इनाया चुप हो गई। उसकी आंखों में एक हल्की मुश्किल दिखाई दी। शत्रुघ्न का दिल धक से रह गया। वो मन ही मन सोचने लगा, लगता है इसका आर्यन से कुछ रिश्ता है। वो अजनबी बूढ़ा, क्या वो आर्यन है? शत्रुघ्न के मन में उत्साह जागा। अगर ये वही है तो हा हा हा।
उसने तुरंत बाहर खड़े काले कवच वाले योद्धा को संदेश भेजा। इनाया का दिल उलझन में था। उसने कभी शत्रुघ्न की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था, ना ही कभी उससे झूठ बोला था, लेकिन इस बार उसने होंठ काटे और कहा मुझे नहीं पता। उसके हाव भाव ने उसे धोखा दे दिया था। शत्रुघ्न ने हंसकर कहा कोई बात नहीं, दक्षिण तरंग महाद्वीप हमारे हाथ में है, आर्यन को दिखना ही होगा। वैसे जिस योद्धा ने तुम्हें बचाया वो कहाँ है? मैं उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनाया ने कहा वो बर्बर क्षेत्र छोड़ चुका है। ओह कोई बात नहीं, शत्रुघ्न ने हल्के से हंसकर कहा। तो व्यूअर्स आपको क्या लगता